नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद यादव, अतिथि प्राध्यापक भूगोल विभाग, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। आज हम भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा प्रादेशिक नियोजन और विकास के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाएं, इंडियन इकोनॉमी एंड 5 ईयर प्लानिंग पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के दौरान हम देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अभी तक की भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से विकास की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्लास के बाद या इस लेक्चर को सुनने के बाद आप सब विद्यार्थी और प्रबुद्ध वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने के तरीके और इसको समझने के क्या अपनी अंतर विश्लेषणात्मक क्षमता या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होना चाहिए, इसे आप प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए हम आज भारत में पंचवर्षीय योजनाओं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं। और देखते हैं हम कि इसकी प्रस्तावना में क्या बात है, क्या चीजें कही गई हैं। तो जैसा हम सब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मूलतः मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। लेकिन इस मिश्रित अर्थव्यवस्था की टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए आपको वैश्विक अर्थव्यवस्था को समझना आवश्यक है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था को आप देखेंगे तो विश्व की अर्थव्यवस्था 3 भागों में बटी हुई है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो अमेरिका में प्रमुख रूप से लागू है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद रसिया में दिखाई पड़ेगी। और उसी का अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था का परिवर्तित रूप चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई पड़ेगी। और दुनिया के अन्य राष्ट्रों में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी, जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण देश है। तो हम इन अर्थव्यवस्थाओं पर थोड़ी चर्चा करते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। यदि मैं इसे सार रूप में कहूं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बाजार अर्थात मार्केट हावी होता है। इसमें सरकारी तंत्र अर्थात सरकार अर्थव्यवस्था को नहीं चलाती, बल्कि पूंजीपति वर्ग एवं मार्केट इस अर्थव्यवस्था को संपादित करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास या इस टर्मिनोलॉजी का ओरिजिन एडम स्मिथ की पुस्तक
द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। एडम स्मिथ मूलतः स्कॉटलैंड में जन्मे एक महान अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक थे। उनकी शिक्षा दीक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में हुई और उसके बाद वे लेखन कार्य पर विशेष ध्यान देने लगे और उन्होंने कहा कि वाणिज्य और उद्योग अर्थात कमर्शियल और इंडस्ट्री में सरकार का नियंत्रण कम होना चाहिए और इस वाणिज्य और उद्योग में सरकार के नियंत्रण के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका मानना था कि यदि वाणिज्य और उद्योग पर सरकार हावी होती है तो देश का आर्थिक विकास जिस रफ्तार से होना चाहिए मुताबिक उस रफ्तार के नहीं हो पाता, जिससे देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है। ऐसा एडम स्मिथ का मानना था। जब अमेरिका को 1776 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एडम स्मिथ के विचारों को अपनी नीतियों में शामिल कर लिया और इस अर्थव्यवस्था को उन्होंने संचालित किया। वर्तमान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बेस्ट एग्जाम्पल संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान, सिंगापुर, इन देशों में आपको दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट बात करें हम राज्य अर्थव्यवस्था, स्टेट इकोनॉमी अर्थात सरकार प्रधान अर्थव्यवस्था। इसमें सरकार महत्वपूर्ण होती है। राज्य अर्थव्यवस्था की विचारधारा को विकसित करने का श्रेय विश्व के महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स को जाता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज में पूंजीपतियों के हाथों में सत्ता नहीं सौंपी जानी चाहिए। हमेशा सरकार में या तो श्रमिक वर्ग या किसान वर्ग या मजदूर वर्ग होना चाहिए। ये उनकी मांग थी और उनका मानना था कि किसी भी देश में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सर्विस के सेक्टर का नियंत्रण और उसका प्रबंधन सरकार के हाथों में होना चाहिए और यदि ऐसा हुआ तो समाज में समानता स्थापित करने में आसानी होगी। तो यह विचारधारा कार्ल मार्क्स की थी। कार्ल मार्क्स की विचारधारा को वास्तविक रूप से रूस में लेनिन ने लागू किया, जिसे वहां साम्यवाद कहा गया। लेनिन को साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है और लेनिन 1917 की बोल्शेविक क्रांति के एक महत्वपूर्ण योद्धा हुए और उन्होंने जार की सत्ता को वहां समाप्त कर साम्यवादी अर्थव्यवस्था की नींव रखी। इस अर्थव्यवस्था का एक विस्तार रूप देखें तो आगे आपको मिलेगा चीन में। चीन में 1985 से पहले साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी और बेहतर तरीके से वहां फलीभूत हुई, जहां
पर अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी, जिसमें संपत्तियों पर नियंत्रण एवं श्रम संसाधन का नियंत्रण सरकार के अधीन हुआ करती थी। समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शोषण के नाम पर आलोचना करती है। इसके जवाब में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे राज्य पूंजीवाद कहते हैं, जहां केवल सरकार शोषक होती है, ऐसा पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों का मानना था कि यदि सरकार ही सर्वोपरि हो गई तो कहीं ना कहीं वहां सरकार शोषण की प्रवृत्ति को जन्म देगी। 1980 के मध्य तक साम्यवादी और गैर साम्यवादी नजरिए से बौद्धिक जमात में एक गंभीर बहस हुआ करती थी। तब तक एक नई विचारधारा या नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे मिश्रित इकॉनमी कही गई, जो दुनिया की थर्ड इकॉनमी है। और मिश्रित इकॉनमी के जो सबसे बड़े समर्थक हुए, उनका नाम जॉन मेनार्ड किन्स, अर्थात जॉन मेनार्ड किन्स ब्रिटेन के एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे और इन्होंने 1929 की आर्थिक महामंदी के बाद दुनिया को आगाह किया कि यदि विश्व की अर्थव्यवस्था को संतुलित रूप से कार्यान्वित करना है और मंदी की दौर से बाहर निकलना है, क्योंकि 1929 से लेकर 35 तक विश्व में एक खतरनाक मंदी का दौर था, जिसमें पूंजीवाद भी असफल रहा और समाजवाद भी असफल रहा। तो इन दोनों विचारधाराओं या दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच का रास्ता किन्स ने निकाला और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, दी जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी, जो 1936 में प्रकाशित हुई। 1936 में इस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात ही विश्व की अर्थव्यवस्था में एक ग्रेटेस्ट चेंजिंग मोड़ आता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मिश्रित इकॉनमी को दुनिया के कई राष्ट्रों द्वारा अपनाया जाता है। इस विचारधारा अर्थात मिश्रित इकॉनमी का समर्थक वर्ल्ड बैंक भी रहा है। वर्ल्ड बैंक ने 1999 में अपनी एक महत्वपूर्ण पत्रिका प्रकाशित की, जिसका नाम था 21वीं सदी में प्रवेश, इंटरिंग द 21th सेंचुरी के नाम से प्रकाशित हुई। और इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा कि सरकार विकास में अहम भूमिका निभाती है, ये बात तय है, लेकिन सरकार और बाजार अर्थात मार्केट दोनों को साथ साथ चलना होगा और उन्हें ध्यान रखना होगा कि मार्केट किन किन क्षेत्रों में काम करेगी और सरकार किन क्षेत्रों में काम करेगी। एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखल न करें। विश्व बैंक के इस ऐतिहासिक दस्तावेज और निर्णय ने एक तरह से अब तक चली आ रही एडम स्मिथ की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और कार्ल मार्क्स की समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था की मान्यता को खारिज कर दिया। ऐसा दोनों ही अर्थव्यवस्था के अनुभवों के आधार पर किया गया और मिश्रित अर्थव्यवस्था में
दोनों अर्थव्यवस्था के मेल से बनी हुई अर्थव्यवस्था की वकालत की गई। इस तरह से लंबे समय से चला आ रहा वह विवाद भी समाप्त हुआ कि कौन सी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, बाजार वाली अर्थव्यवस्था या सरकारी अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दोनों को मिलाकर बेहतर व्यवस्था बनाया जा सकता है। अर्थात भारत में जो मिश्रित इकॉनमी जो वर्तमान में आज भी लागू है, स्वतंत्रता से लेकर, इस इकॉनमी का जन्म इस प्रकार हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने मिश्रित इकॉनमी को अपनाया और जिसमें आर्थिक गतिविधियों के कुछ पक्षों को केंद्र और राज्य सरकारें संपादित करती हैं, जबकि अनेक गतिविधियों को बाजार के निजी समूहों के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक वैसे जैसे अनिल अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री जो प्राइवेट अर्थात पूंजीपति वर्ग संचालित करता है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है। जबकि जैसे हम रेलवे का देखें या एयर रूट्स का देखें, जैसे एयर इंडिया विमान, इन सभी का संचालन केंद्र सरकार करती है, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम बात करें भारत में नियोजन की पृष्ठभूमि की, तो भारत में नियोजन की पृष्ठभूमि कोई नया विषय नहीं बल्कि बहुत पुरानी रही है। इसका जो उल्लेख मिलता है वो पहला जो महत्वपूर्ण भारत के इंजीनियर हुए साउथ इंडिया के, जिनका नाम विश्वेश्वरैया था, और उन्होंने अपने नाम से एक योजना बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा विश्वेश्वरैया योजना 1934। और उन्होंने अपने इस योजना में यह बात कही कि अर्थव्यवस्था के तीव्र एवं समावेशी विकास हेतु बाजारीकृत अर्थव्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये कंपटीशन के प्रीलिम्स एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप नोट कर लें। अगला हम बात करेंगे फिक्की प्रस्ताव की, जो 1934 में ये नियोजित संस्था आई। तो हम बात कर रहे थे फिक्की प्रस्ताव की। फिक्की भारतीय उद्योगपतियों का एक महत्वपूर्ण संगठन था, जिसका पूरा नाम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, और इसके अध्यक्ष साउथ इंडिया के एक महत्वपूर्ण उद्योगपति NR सरकार थे। और इन्होंने कहा कि भारत जैसे पिछड़े देश में आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए, जिसमें समर्थ आर्थिक गतिविधियों का समावेश हो। और NR सरकार ने मुख्य रूप से पूंजीपति वर्ग की राय जाहिर करते हुए उन्होंने मार्केट इकोनॉमी का सपोर्ट किया, जबकि MJ रानाडे, दादा भाई नौरोजी जैसे अर्थशास्त्रियों ने यह बात कही कि हमने अमेरिका में महामंदी की दौर देखा है,
क्योंकि अमेरिका ने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था, इसलिए हम यह बात कतई कहने की स्थिति में नहीं है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सही है। अर्थात इन विद्वानों ने फिक्की प्रस्ताव के जो अध्यक्ष थे उनका विरोध किया। अगला योजना कांग्रेस योजना 1938। महात्मा गांधी सहित अनेक गांधीवादी तथा कुछ व्यवसायी और संपत्तिवान कांग्रेसी इसमें सम्मिलित थे। इसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सम्मिलित थे, एम विश्वेश्वरैया, JRD तथा GD बिड़ला, लाला श्रीराम तथा अनेक श्रम संघ के नेता एवं नौकरशाह तथा समाजवादी एवं साम्यवादी विचारक भी सम्मिलित थे। और इस कांग्रेस समिति की अंतिम रिपोर्ट में यह बात कही गई कि नियोजन संबंधी सारे निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिए जाएंगे और इसमें समावेशी विकास की बात कही गई। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण संस्था है योजना आयोग। योजना आयोग को लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इस समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक अर्थात स्टैच्यूअरी बॉडी के रूप में तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और इस योजना आयोग का मुख्य कार्य भारत में पंचवर्ष योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा ये था। बात करें हम नीति आयोग की तो 2014 में जब पूर्ण एनडीए की बहुमत वाली सरकार आई और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बने, इसके पश्चात उन्होंने निर्णय लिया कि योजना आयोग के स्थान पर अब एक नई संस्था नीति आयोग लाया जाए जिसमें राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नीति आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री शामिल होते हैं और यह संस्था 1 जनवरी 2015 को स्थापित की गई और इसे वर्तमान में थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है जो विकास का एक महत्वपूर्ण मापक तैयार करता है। इतनी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हम अब नेक्स्ट टॉपिक नियोजन के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे कि नियोजन के क्या क्या उद्देश्य उस समय थे जब प्रथम पंचवर्ष योजना लागू की गई थी। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना फर्स्ट बिंदु। सेकंड, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति।
थर्ड, गरीबी निवारण एवं रोजगार के अवसरों का सृजन, अर्थात गरीबी को कैसे खत्म किया जाए और रोजगार के अपॉर्चुनिटी कैसे पैदा किए जाएं। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, खाद्यान्न के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मांस इंडस्ट्री के क्षेत्र में किस प्रकार हम संपन्न हो सके, अर्थात आत्मनिर्भरता में यह बात कही गई। निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा, मतलब हम किन किन क्षेत्रों में कितना निवेश करें और कैपिटल का जनरेट कहां से हो, ऐसा निर्णय लिया गया। आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता को दूर करना। आय वितरण का मतलब यह है कि आय का बंटवारा किस आधार पर हो, किन किन राज्यों को कितनी कितनी मात्रा में टैक्स दी जाए। तो जैसा टैक्सेशन जो भारत में डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करती है कि किन राज्यों को कितना टैक्स दिया जाना चाहिए, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है और हर 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वित्त आयोग यह निर्णय करती है कि राज्यों में आय का वितरण किस प्रकार होगा। तो वर्तमान में जो पैरामीटर है वो कि जनसंख्या जिस राज्य की अधिक होगी और वन क्षेत्र जिस राज्य में अधिक होंगे, इस प्रकार के 2-3 मापक है जिस आधार पर दिया जाता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग 2020 में अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उन्होंने आय के वितरण को लेकर यह निर्णय लिया है कि 42% जो टैक्स का हिस्सा होगा उसमें से 1% घटा दी गई। 41%, पहले जो 14वां वित्त आयोग था उसका निर्णय था कि 42% जो कुल टैक्स का जो केंद्र सरकार राजस्व प्राप्त करती है उसका 42% हिस्सा राज्यों को मिलेगा, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने उस सिफारिश से 1% डिस्काउंट किया है और 41% हिस्सा राजस्व का राज्यों को दिया जाएगा और जो 1% हिस्सा वो नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए दिया गया है, ये वित्त आयोग का परामर्श है केंद्र सरकार को। नेक्स्ट, निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के दौर में गरीबों को सुरक्षा मुहैया प्रदान करना, अर्थात वर्तमान वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के युग में गरीबों को किस प्रकार सुरक्षा मुहैया प्रदान की जाए। तो जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से राशन की व्यवस्था और उनके हेल्थ के क्षेत्र को ध्यान में रखकर उनका जो कार्ड बनाया जाता है जिसे स्मार्ट कार्ड कहा जाता है, वर्तमान में जो आयुष्मान भारत योजना चल रही है उसके थ्रू गरीबों को हेल्थ में खास तौर पे छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार कैसे गरीबों को सुरक्षा प्रदान की जाए, और कृषि के सेक्टर में देखें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसमें गरीबों को सुरक्षा कि उनका कृषि यदि आपदा में खराब भी हो गया तो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य बिल्कुल प्रदान किया जाएगा। जितने भूमि पर उन्होंने एग्रीकल्चर कार्य किया था तो उनकी सुरक्षा सरकार जो है अपने तरफ से देती है। इरिगेशन को लेकर कृषि में उद्योगपतियों को भी कुछ सुरक्षा प्रदान की जा रही है। तो इस प्रकार से इस दौर में किस प्रकार
गरीबों की सुरक्षा प्रदान की जाए, ये नियोजन का अपना उद्देश्य है। तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास की संकल्पना। नियोजन का यह भी उद्देश्य है कि तीव्र आर्थिक विकास करना है, ये बात तो सत्य है, लेकिन उसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट में कैसे बदला जाए, अर्थात हमारे समाज का आर्थिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ये सभी पक्षों का समावेशी विकास कैसे हो, इसका भी नियोजन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, अब भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जिनका उल्लेख है, इस पे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1958। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र पर विशेष रूप से बल दिया गया और कृषि पर विशेष बल देने के कारण पंडित नेहरू ने भारत में लैंड रिफॉर्म बिल अर्थात भूमि सुधार अधिनियम लेकर आए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने भी गरीब वर्ग के किसानों अर्थात वे जो भूमिहीन मजदूर हैं, उनको कैसे भूमि प्रदान की जाए, क्योंकि भूमि का अधिकांश जो हिस्सा था वो बड़े वर्गों के पास था। तो उन्होंने निर्णय लिया कि इस लैंड रिफॉर्म बिल के थ्रू हम जो समाज का निचला वर्ग है उसमें भूमि का आवंटन करेंगे और इनके भूमि, जिसके पास भूमि जमींदारों के पास अधिक थी, उनको ये निर्णय लिया गया कि यदि किसी की भूमि मान लीजिए कि 60 एकड़ है, तो 60 एकड़ में से उनको 25 एकड़ की भूमि छोड़कर बाकी उसकी भूमि सरकार द्वारा ले ली जाएगी और सरकार द्वारा लेकर उसे गरीबों में या भूमिहीन लोगों में समान अनुपात में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की एक महत्वपूर्ण घटना थी। दूसरा, इसी समय विकासखंड स्तर पे विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया गया, जो विकासखंड स्तर के विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विशेष भूमिका दी गई और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम उस समय परियोजनाओं के क्रियान्वयन और लोगों को लाभ प्रदान किया। इस समय एक महत्वपूर्ण घटना, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किया गया, जो ब्यास और सतलज नदी पर है, पंजाब और हरियाणा से हरिके बैराज के पास। और ठीक इसी प्रकार दामोदर घाटी परियोजना अर्थात चलाई गई और उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध भी बनाया गया और सिंचाई तथा जल विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया। बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, यह पंचवर्षीय योजना भी पंडित नेहरू के कार्यकाल में ही बनी और इस पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन 1956 से 1961 है। इस पंचवर्षीय योजना को तैयार किया पीसी महालनोबिस ने, जो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मूल रूप से उद्योग सेक्टर पर बल दिया गया, जिसमें भारत के महत्वपूर्ण लौह इस्पात के संयंत्र राउरकेला, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी सफल रहा। बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना की, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966
तक चली। यह पंचवर्ष योजना भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में बनी, परंतु जो अंतिम के 2 वर्ष रहे अर्थात 64 से 66, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए, क्योंकि 64 में पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई। इस पंचवर्ष योजना को तैयार किया था सुखमय चक्रवर्ती ने, जो कि एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे। तो तृतीय पंचवर्ष योजना की अर्थव्यवस्था योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्फूर्ति प्रदान करना। परंतु इसी योजना के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना भारत चीन युद्ध 1962 हुआ और भारत चीन युद्ध में भारत की पराजय हुई और पराजय होने के कारण यहाँ की जो सरकार थी उसे एक धक्का लगा, और यदि सरकार अव्यवस्थित होगी तो जाहिर सी बात है नियोजन अथवा योजनाओं का क्रियान्वयन में अव्यवस्था होगा, अस्थिर होंगे, और यदि ऐसी स्थिति होगी तो जाहिर सी बात कि इसका प्रभाव आम जनता भी पड़ेगा। 1966 से 67 अर्थात 66 से लेकर 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई, क्योंकि ये योजना के अवकाश का कार्यकाल है और इस योजना अवकाश का प्रमुख कारण था भारत पाक संघर्ष और एक सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि, ये महत्वपूर्ण कारण थे। नेक्स्ट, चतुर्थ पंचवर्ष योजना 1969 से 1974। यह पंचवर्ष योजना जब भारत में लागू हुई तो इस समय इंदिरा गांधी की एक स्थायी सरकार थी, अर्थात यह बात स्पष्ट है कि यदि सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ आई है तो यह योजना भी सही रूप से क्रियान्वयन होगी। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और इंदिरा जी की सरकार ने निर्णय लिया कि समाजवादी समाज की स्थापना हम भारत में करेंगे, ये हमारा एक विशेष लक्ष्य होगा। चतुर्थ पंचवर्ष योजना मुख्य रूप से सफल रही, लेकिन कुछ क्षेत्रों में असफलता मिली। इसका एक बड़ा कारण था बांग्लादेशी शरणार्थियों का भारत में आगमन और मौसम की प्रतिकूल स्थितियां। तो बांग्लादेशी शरणार्थियों की बात आई तो इसे हम देखने का प्रयास करें। तो जो बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ, तो आजादी के पश्चात वहां पर मुजीबुर रहमान की सरकार बनी, लेकिन लगभग 1 से 1.5 वर्ष कार्य पूर्ण करने के पश्चात वह सरकार गिर गई और वहां से जो बांग्लादेशी थे अव्यवस्थित हो गए और एक शरण हेतु अर्थात शरण प्रदान करने हेतु भारत में उनका आना हुआ और भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों में लाखों की संख्या में बांग्लादेशी आए और इंदिरा जी की सरकार को उनकी खाद्यान्न के लिए, उनके रहने के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ी। अतः भारत की अर्थव्यवस्था को एक गहरा धक्का लगा। पांचवी पंचवर्ष योजना 1974 से 1979 के बीच चली। इस पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन,
इस पंचवर्ष योजना में भी इंदिरा गांधी की स्थायी सरकार थी और उन्होंने निर्णय लिया कि भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और आर्थिक स्थायित्व प्रदान की जाएगी। इन पंचवर्ष योजनाओं में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया गया जिसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम कहा गया। यह इंदिरा सरकार की एक महत्वपूर्ण प्लानिंग थी जिसके थ्रू ग्रामीण भारत में रोजगार और उनकी गरीबी को दूर करने के 20 सूत्रों का उल्लेख किया गया था। इस पंचवर्ष योजना में भारत को आपातकाल की घटना भी देखनी पड़ी जब इंदिरा गांधी ने 1977 में आपातकाल लागू किया, जो इस पंचवर्ष योजना की एक महत्वपूर्ण बात है। इसे जब आप संविधान वाले सेक्शन को कभी पढ़ें उस टाइम पे इसे आप विशेष रूप से फोकस करें। नेक्स्ट बात इस पंचवर्ष योजना की, भारत में पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु कई कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो सिंचाई एरिया के लिए था, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो जितने भी भारत के जनजातीय क्षेत्र थे, जैसे छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का क्षेत्र अर्थात बस्तर, तेलंगाना का पठार का इलाका और आंध्र प्रदेश में रायलसीमा का क्षेत्र, इस प्रकार जितने भी जनजातीय क्षेत्र थे वहां पर जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया। और दूसरा एक महत्वपूर्ण योजना थी पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो पहाड़ी इलाकों के लिए चलाया गया, जैसे पश्चिमी घाट, हिमालय पर्वतीय इलाके के राज्य और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में यह योजना क्रियान्वित की गई। नेक्स्ट छठी पंचवर्ष योजना 1980 से 1985। छठी पंचवर्ष योजना के समय पुनः 80 से 84 के कार्यकाल में इंदिरा गांधी की सरकार की वापसी हुई, क्योंकि 77 से 79 मोरारजी देसाई की सरकार थी जो जनता पार्टी की पहली सरकार थी और इसने बीच में आकर कांग्रेस द्वारा चलाई गई कुछ योजनाओं को बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही पुनः इंदिरा गांधी सरकार में आई उन्होंने स्वतः उन योजनाओं को प्रारंभ किया और उन्होंने यह बात कही कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि अर्थात रोजगार में वृद्धि हमारा मूल उद्देश्य होगा। पहली बार गरीबी उन्मूलन हेतु विशेष जोर दिया गया। इस योजना में सफलतापूर्वक जो लक्ष्य रखा गया था उसे प्राप्त किया गया। एक महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, जो ग्रामीण भारत के विकास में इस योजना की अतुलनीय भूमिका रही है। नेक्स्ट सातवीं पंचवर्ष योजना 1985 से 90। 1985 से 90। 1985 के बाद भारत के विकास दर में अर्थात योजनाओं के क्रियान्वयन और प्लानिंग में थोड़ा अव्यवस्था आया। अर्थात यह इसका कारण यह था कि अस्थिर सरकारें, जैसे 89 से 90 के बीच में यूपीए द्वारा सपोर्टेड वीपी सिंह की सरकार बनी जो बहुत अल्पकाल तक चली। 1990 से पुनः एक साल के लिए 90 से 91 के बीच चंद्रशेखर की सरकार बनी
जो एनडीए सपोर्टेड थी। तो आप देखेंगे कि जो 1 वर्ष या 2 वर्ष से अल्पकाल के लिए जो सरकारें आती हैं, वे न तो योजनाओं का सही रूप में प्रॉस्पेक्टस तैयार कर पाती हैं, न उसे क्रियान्वित कर पाती हैं। अतः उक्त ये वीपी सिंह सरकार और चंद्रशेखर सरकार की आप जब जिक्र करें तो यहां पे आप देखिए कि यदि किसी भी देश की सरकार यदि अस्थिर है तो विकास स्थायी रूप से और समावेशी रूप से नहीं हो सकता है। विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए और योजनाओं को बनाने के लिए केंद्र की सरकार को स्पष्ट बहुमत में होना आवश्यक है। ये इस घटना से हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास पर बल दिया गया, अर्थात रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य। तात्पर्य है कि रोजगार का सृजन कैसे हो, शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन कैसे हो, हेल्थ के सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए, आधारभूत ढांचे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है उसका सशक्तिकरण कैसे हो, इस प्रकार की बातों पर विशेष बल दिया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और इस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत में उदारीकरण की अर्थव्यवस्था का आगमन हुआ। 1991 में जब भारत में उदारीकरण आया और इस उदारीकरण को लाने में पीवी नरसिम्हा राव और जो उस समय के प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, इन दोनों की सबसे बड़ी भूमिका थी और इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया, अर्थात वैश्विक अर्थव्यवस्था हेतु खोल दिया। आयात एवं निर्यात आबाद रूप से होने लगे। पहली बार इस प्रकार का निर्णय भारत सरकार के द्वारा ली गई। एक उदारीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था की माइलस्टोन फिनोमेना है, अर्थात घटना है। नेक्स्ट, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता थी कि न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली और समानता के साथ विकास। मतलब चाहे वह किसी भी प्रकार के वितरण, क्यों न वो राशन का वितरण हो, क्यों न वह वीज का वितरण हो, सभी का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए और समाज में इक्वलिटी स्थापित की जानी चाहिए। 9वीं पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से यह वाजपेयी साहब के कार्यकाल का है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 99 से 2004 के बीच स्थायी तौर पर कार्य की, अर्थात उन्होंने आर्थिक विकास के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम किए। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में बेरोजगारी समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साक्षरता, शिशु मृत्यु दर और जो कम वनाच्छादन के इलाके थे उसमें वनों की मात्रा कैसे बढ़ाई जाए, इस पर विशेष बल दिया गया। जो राज्य या स्टेट गवर्नमेंट इसमें सफलता प्राप्त करेंगे उसे पुरस्कृत किया जाएगा और उसे आगे बढ़ावा दिया जाएगा।
इस प्रकार का निर्णय लिया गया। 11वीं पंचवर्ष योजना 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तात्पर्य है कि विकास तीव्र हो, लेकिन विकास कैसा हो? समावेशी हो। इसमें कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र तीनों पर बल दिया गया। 12वीं पंचवर्ष योजना 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्ष योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा 2012 में मंजूरी मिली और यह योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के लिए लागू हुआ। लेकिन जैसे ही यह योजना अपने क्रियान्वयन के दौर में चल रही थी, अर्थात इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा था, उस समय केंद्र की सरकार में परिवर्तन होता है और केंद्र सरकार में यूपीए की जगह 2014 में एनडीए की सरकार आती है। और जैसे ही एनडीए की सरकार केंद्र में आती है, उसके पश्चात सरकार का निर्णय ये होता है कि अब पंचवर्ष योजनाओं के स्थान पर, अर्थात 5 वर्ष के प्लानिंग की जगह 2 ईयर का शॉर्ट टर्म प्लानिंग, 2 वर्ष का अल्पकालिक नियोजन और 6 वर्ष का दीर्घकालिक नियोजन, अर्थात लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जो परियोजनाएं योजनाएं छोटी होंगी उनका क्रियान्वयन 2 वर्षों में होगा। जो परियोजनाएं बड़ी होंगी उनका क्रियान्वयन 6 वर्षों में होगा। ऐसा निर्णय लिया गया और ये निर्णय जो योजना आयोग की जगह नई संस्था नीति आयोग बनी, उसके द्वारा लिया गया। उक्त हम लोग आज जो चर्चा भारतीय अर्थव्यवस्था और पंचवर्ष योजनाओं पर किए हैं, इस चर्चा के दौरान हम भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भूमि सुधार, सरकार अर्थात स्थायी सरकार का नियोजन पर क्या प्रभाव होता है और अन्य सेक्टर को देखने का हमने प्रयास किया है। मुझे आशा है कि इस लेक्चर को सुनने के पश्चात आपको भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने, उसे पढ़ने में एक नई विजन मिलेगी, ऐसा मेरा अपेक्षा है। यदि आप इसे पढ़ना चाहें तो कुछ पुस्तकों का जिसका सहारा मैंने लिया है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह, ये सिविल सर्विसेज की पुस्तक है, टाटा मैग्रा हिल से निकलती है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण पुस्तक ईश्वर चंद्र धिंगड़ा, भारत की अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक का सहारा मैंने लिया है। और आप यदि इसका डिटेल में अध्ययन करें तो इन पुस्तकों का सहारा बेहिचक लीजिए और आगे सफलता की ओर अग्रसर होइए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम सब फिर मिलेंगे। थैंक यू।